हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमने जो है व्यावसायिक जो उपक्रम ऑनरशिप होती है उसके बारे में निजी क्षेत्र के पूरी चर्चा कर ली थी और थोड़ा बहुत जाना था कि सार्वजनिक क्षेत्र आखिरकार क्या होता है। तो आज इसका पार्ट 1 पहले से ही अपलोडेड है चैनल पर और पार्ट 2 है। तो आज हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप को हम देखेंगे कि कितने टाइप के सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। तो वो अगर इसके आगे का आपको देखना हो तो जाके चैनल पर वीडियो अपलोड है निजी क्षेत्र के बारे में, पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के जो रूप है, इसमें क्या है कि सरकार द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक जो गतिविधियाँ होती है उनको चलाने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। और उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निजी जो सेक्टर के लोग हैं वो एंटर ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो वो एंटर नहीं करते हैं इस डर से, क्योंकि निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो वो वहाँ एंटर ही नहीं करते हैं। तो सरकार को वहाँ एंटर होना पड़ता है और सरकार फिर इस उद्यमों का स्थापना करेगी और सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र कितने टाइप्स के होते हैं आज हम उसको देखेंगे। ऐसे उपक्रम क्या होते हैं? प्रतियोगी और उदारीकृत विश्व की स्थिति में आर्थिक विकास के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं और ये जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जैसे कि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है तो सरकार के द्वारा स्थापित जितनी भी संस्थाएं हैं वो जनता के प्रति ही जिम्मेदार है और इनके निधियों का प्रयोग जनता के आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सारी योजनाएं जनता के लिए की जाती है, बहुत संस्थाएं ऐसे स्थापित, जैसे रेलवे, जब जितना रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में है तब उसका किराया है। आप देख लीजिए जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो जैसे वंदे भारत वगैरह दे दी गई हैं तो उसका किराया जो है बहुत ज़्यादा है। तो सरकारी चीज़ जो चलती है वो एक फेयर वैल्यू पे चलती है, वो जनता के हितों की बात सोचते हैं। तो इसमें से इसको कई भाग में विभाजित किया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र है। तो उनको हम आज देखेंगे कि कितने टाइप्स हैं। पहला है विभागीय उपक्रम, जिसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज भी कहा जाता है। ये जो है गवर्नमेंट का सबसे प्राचीनतम रूप है, क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं कि ये कोई विभाग है, जो मंत्रालय, कोई उद्योग स्थापित किया गया है, कोई भी इंटरप्राइज है, कोई कंपनी, तो वो एक मंत्रालय के तहत काम करती है। जैसा कि आप इसका उदाहरण जान सकते हैं, जैसे रेलवे एक संस्था है जो रेलवे बोर्ड के तहत काम करती है, लेकिन वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। तो विभागीय उपक्रम ये होता है जो एक किसी स्पेशल मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका संचालन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा होता है। और ये जिसका मैनेजमेंट जो होता है उपक्रम से संबंधित जो भी मंत्रालय होंगे वो उसका प्रबंध मैनेजमेंट करते हैं और उनका नियंत्रण भी उसके ऊपर रहता है। उसका बाकायदा पैसा भी वहीं से पास होता है, संसद से। तो इसकी विशेषताएं आखिरकार क्या क्या हैं? इसकी पहली विशेषता है गठन। इसका गठन संसद में जो है एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसका जो गवर्नमेंट्स के जो मंत्रालय होते हैं उसका इन पर पूर्ण नियंत्रण तथा वही इनका संचालन भी करते हैं। और नियंत्रण और स्वामित्व, जब सरकार इसको स्थापित कर रही है तो नियंत्रण भी सरकारी विभाग का ही होगा और इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि ये मंत्रालय के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करते हैं। वित्तीय सहायता भी इनको सरकारी ट्रेजरी के द्वारा इनका वित्त पोषण किया जाता है, क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि जब बजट पास होता है तो रेलवे को कितना पैसा दिया गया इसका भी बजट में उल्लेख होता है। पहले क्या था, रेलवे का अलग से बजट भी आता था, लेकिन शायद 2019-20 से ऐसा हुआ कि फिर से इनको मर्ज कर दिया गया है। तो बजट में इसके लिए भी वित्त की व्यवस्था होती है। जितने डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज होते हैं उनको पैसा जो है सरकार प्रोवाइड करती है, वो भी बजट के जरिए। इनके आगम जो इनकी इनकम्स होती है वो सरकारी ट्रेजरी में जमा करा दी जाती है, जिससे सरकार उसका उपयोग कर सके जनता के कल्याण के लिए। इनके जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, सरकार के तहत उनकी सेवाओं को उपयोग किया माना जाता है।
इनकी भर्ती और पारिश्रमिक सब सरकारी, इसीलिए जैसे रेल में जो काम कर रहे हैं, रेलवे मंत्रालय में मतलब जो रेल का विभाग है उसमें जो काम कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी ही माने जाते हैं। और इनका जो अकाउंटेंसी है और जो ऑडिटिंग होती है, इनका भी लेखांकन सरकार ही कराती है और अंकेक्षण भी सरकार ही कराती है। और जो इनका रिपोर्ट होती है वो संसद में पेश की जाती है और ये देखा जाता है कि इनकी गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं, क्या वो उपयोग अच्छे तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तभी उनके ऊपर जो भी आवश्यक नियंत्रण हो वो लगाया जा सकता है। अगर वो प्रोत्साहित करने लायक हो तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। इनका प्रबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मंत्रालय द्वारा होता है और ये मंत्रालय के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? विभागीय उपक्रम आखिरकार क्यों स्थापित किया जाता है? इनके लाभ क्या हैं? इस पर संसदीय नियंत्रण होता है तो प्रभावशाली सरकार का नियंत्रण बहुत अच्छे से बना रहता है। और इनका जो आगम है ट्रेजरी में जमा होगा, इससे क्या होगा? सरकार के इनकम में वृद्धि में सहायक होता है और सरकार की के प्रति इनकी जवाबदेही होती है, क्योंकि सरकार इनका टाइम टू टाइम ऑडिटिंग कराती है और जनता के प्रति भी इनकी जवाबदेही बनी रहती है। और सबसे मुख्य कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। जहाँ कोई राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित कोई तथ्य आ जाएगा तो ये मंत्रालय पूरा, अगर पता चल गया मंत्रालय को कि ये ऐसी कोई गतिविधि कर रहा है जो नेशनल हित के अगेंस्ट है, तो सरकार तुरंत इनके ऊपर नियंत्रण लगा देती है। और सरकार का नियंत्रण होने के कारण इनके जो भी वो फंड्स रहेंगे वो सरकार उसका सही से उपयोग करती है और गलत तरीका उसमें नहीं लगने देती है। गलत जगह वो उपयोग नहीं होता है, जनता के लिए ही उसका उपयोग होता है। अगला हम देखेंगे, जैसे कि सबको पता है कि हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, तो इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। पहला है बेलोजशीलता, मतलब ये बेलोज हैं, इनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ये अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती हैं, इलास्टिसिटी यहाँ पे नहीं है। ये सरकार के पूरी तरह से अधीन है, कैसे काम करना है, इनका पैसा कहाँ जाएगा, कैसे उसका उपयोग करना है, सब सरकार ही करती है। कितना बजट जाएगा, तो ये संस्थाएं स्वायत्तता नहीं है इनके अंदर, ये अपने आप से कोई काम नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये बेलोजशील हैं। और जहाँ पे सरकार के अंडर में सारा काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि निर्णय में देरी होगी ही, क्योंकि जो मंत्रालय से रिलेटेड है उसके द्वारा जब कोई ऑर्डर पास होगा या कोई अनुमोदन होगा तभी ये जो है वो निर्णय ले सकती हैं। रूढ़िवादी भी है, क्योंकि जब सरकार तो ये पता, और सरकार में सबसे बड़ा दोष होता है लाल फीता शाही का। तो और जब सरकारी चीज़ है तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो जाएगा, क्योंकि सबके विधायक सांसद के मामा नाना के लड़के ये है वो सब आप सब जान ही रही हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं सरकार में। और ग्राहक के प्रति असंवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो करना है सरकार को ही करना है। सरकारी व्यक्ति किस तरह से काम करता है आपको सबको पता है कि कितना अपने काम के प्रति वो जागरूक है। अगला हम देखते हैं वैधानिक निगम, जिसको कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैधानिक निगम। स्टेटूटरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटूटरी कॉरपोरेशन। तो ये एक निगमीय संस्था है जो कानून के द्वारा, संसद में एक कानून पास किया जाएगा, जैसे LIC का कानून है, SBI का, RBI का, तो ये सब एक स्पेशल कानून इनके पास किए गए हैं, उस कानून के तहत ये काम करते हैं और इनकी शक्ति कार्य सभी उस एक्ट में परिभाषित होते हैं। ये लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये विभागीय उपक्रम से इस बात में अलग हैं कि ये अपने जो भी वित्त के मामले हैं उसमें ये आत्मनिर्भर होते हैं। सरकार की शक्ति होती है और जो निजी काम है उसकी तरफ पर्याप्त मात्रा में इसमें लोचशीलता भी होती है, क्योंकि इनका अपना एक्ट है, इनको पता है कि क्या कब कैसे क्या करना है। तो जैसे आप बैंक को लिए, बैंक का अपना एक्ट है, सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण है, लेकिन वो कैसे क्या काम करेगी, कैसे पूरा सर्कुलेट करती है, उसको इस चीज़ की स्वायत्तता मिली हुई है। तो यहाँ पे लोचशीलता रहती है।
इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। इनका गठन जो है वो एक विशेष कानून के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी शक्ति, कार्य, नियम सब परिभाषित होते हैं। तो इसके कर्मचारी एवं सरकारी विभागों के मध्य संबंध अच्छे से स्थापित हो जाता है। स्वामित्व नियंत्रण तो सरकार के नियंत्रण में रहता है, लेकिन वित्तीय स्वायत्तता भी रहती है। और इससे क्या होता है कि लोग, जो संस्था है वो निर्णय लेने में आसानी से निर्णय ले लेती है जो उसके हित में हो और समाज के हित में हो। इनका पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, सरकार से इतर इनका अपना अस्तित्व होता है क्योंकि इनके लिए अपना एक्ट बना हुआ है। स्वयं वित्त पोषित होते हैं और अगर ज़रूरत हुई तो सरकार या जनता से ऋण भी ये प्राप्त कर सकते हैं। और इनका सरकारी लेखांकन अंकेक्षण नहीं होता, बल्कि ये अपना खुद ही ऑडिटिंग कराते हैं। सरकारी बजट में इनको कोई भी वित्त नहीं दिया जाता है। स्टाफ इनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं, बस इनके जो कानून होते हैं उसके द्वारा उनकी नियुक्तियाँ की जाती हैं और शर्तें सब उन्हीं के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके लाभ हैं, परिचालन में आसानी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। इनको स्वायत्तता रहती है। ये आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं क्योंकि ये ट्विन के रूप में काम करते हैं। मान लीजिए जैसे कि सरकारी भी इनके अंदर विशेषताएं हैं, निजी की भी विशेषताएं हैं, तो ये आर्थिक विकास में सहायता करेंगे और इनको अपनी वित्तीय स्वायत्तता भी होती है। ये सरकार के ऊपर पैसों के लिए निर्भर नहीं है। उनकी सीमाएं क्या है? नाम मात्र की स्वायत्तता है, क्योंकि जब सब कुछ एक्ट ही तय कर रहा है, सब कुछ और एक्ट लाएगा सरकार, तो स्वायत्तता सिर्फ कहने की है। एक्ट के द्वारा ही सब कुछ तय होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ भी बना रहता है क्योंकि जब सरकार ही सब कुछ कर रही है तो क्रियान्वयन में भी देरी होगी। अनुचित व्यवहार, क्योंकि भ्रष्टाचार 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 भारत की जड़ों में, भारत के रगों में खून बनकर दौड़ रहा है भ्रष्टाचार। अगला है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी क्या होती है? ये जो है, जो कंपनी के अधिनियम होता है, पहले 1956 का था, अब 2013 का है, तो इसके द्वारा स्थापित की जाती हैं और इसी के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इसका शेयर है उसमें से 51% न्यूनतम जो है पेड अप कैपिटल में सरकार का हिस्सेदारी होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और इसके साथ मतलब इसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, जो व्यावसायिक उद्देश्य है। और ये निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रतियोगिता करती है। मतलब पूरा ये निजी कंपनी ही है, लेकिन बस इतना है कि इनके जितने शेयर हैं उसमें से 51% न्यूनतम हिस्सा सरकार का होता है। स्थापना 2013 के अंतर्गत होती है। इनका भी पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। स्वयं के नाम पर क्रय विक्रय अनुबंध कर सकती हैं। प्रबंधन इनका अन्य सार्वजनिक कंपनियों की तरह जैसे पार्षद सीमा नियम अंतर नियम बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो होते हैं, उसी तरह इसका भी अपना मैनेजमेंट होता है। ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती हैं, लेकिन अंकेक्षक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट संसद में दे दी जाती है। और जो PSU जिसको कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो ये वही है पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे BHL HL ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ये इसी में शामिल की जाती हैं। पूंजी सरकार के आधार पर भी पूंजी एकत्रित करते हैं और पूंजी बाजार से भी। जैसे मान लीजिए सरकार ने 51% लिया तो 49% जो बचा वो तो निजी क्षेत्र से आएगा ना, तो इसमें दोनों शामिल होते हैं। स्टाफ कंपनी के कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के नियमों के तहत। और इसके हम आगे लाभ देख लेंगे कि आसानी से इसको प्रारंभ किया जाता है, जैसे सभी निजी कंपनियों को स्थापित किया जाता है उसी तरह। स्वायत्तता भी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। कानूनी अस्तित्व पृथक रहता है और ये अलाभकारी, क्योंकि सरकारी कंपनी का कुछ जब 51% योगदान है तो चलना तो इन्हीं का है ना, तो इसीलिए ये लोगों के लिए काम करती है। लेकिन इसकी क्या क्या सीमाएं हैं? प्रावधानों के महत्व में कमी, मतलब कंपनी का अंशधारक जब सिर्फ सरकार है तो कोई खास महत्व तो नहीं है प्रावधानों का। संवैधानिक जवाबदेही, क्योंकि जवाबदेही नहीं है क्योंकि सरकार कोई खास जवाबदेही नहीं लेती, क्योंकि उसका
अमाउंट जो है टोटल पेड अप कैपिटल उसकी नहीं है। निजी लोग भी इसमें शामिल हैं। नाम मात्र की स्वायत्तता भी है इसमें, दिखाने में है कि स्वायत्तता, लेकिन जिसका 51% प्लस रहेगा शेयर उसी की तो चलेगी ना। मुख्य उद्देश्य असफल है क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। लेकिन जब सरकार जहाँ शामिल हो जाएगी तो सरकार जो करना चाहेगी, करवाना चाहेगी, वो चीज़ें इसमें होगी। और सरकार है इसमें नियुक्ति बोर्ड को वो नियुक्त करता है, जो निर्देशकों का बोर्ड सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वो सरकार को की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने में कम ध्यान देते हैं। वो यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम सरकार की चापलूसी करेंगे, जितना ज़्यादा सरकार के हित में काम करेंगे, उतनी ही हमारी पदोन्नति होगी। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है व्यवसाय के स्वामित्व को पूरी तरह से। आगे हम भी कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, और आप प्लीज़ इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो भी आप बता दीजिएगा। और जुड़े रहिए प्रियंका कॉमर्स पाठशाला से। यही चैनल का नाम भी है, ये टेलीग्राम चैनल का भी नाम। थैंक यू। राधे राधे, बाय।